मुझे लगता है जर्नलिस्ट का दीन मजहब नहीं होता। मेरे लिए कोई भी अदारा, कोई भी सियासी जमात वो बाद में आती है। रियासत और मुल्क मेरा सबसे पहले आता है। कल क़यामत के रोज़ अल्लाह ताला जब मेरे अज़ा के बारे में, मेरे अमाल के बारे में पूछेगा, तुम्हारे पास कलम की ताकत थी और माइक की ताकत थी तो तुम क्यों नहीं बोले? अखलाकियात निकाल दें तो पीछे मेरे ख्याल में कुछ भी नहीं बचता। आप टकरे मारते रहो, उसका कोई फायदा नहीं। कंटेंट आपके लिए ऐसा ही है कि आप आसमान की तरफ मुंह करके कुछ फेंकते हो, वो थूक है तो वापस आएगा, वो शहद है तो वापस आएगा। आप अपने कोलो फेल के जिम्मेदार हो, आपको वापस तो मिलेगा। गो कि मैं इन रास्तों, इन ताकतों का था नहीं, फिर भी तूने जिस जगह पे रख दिया रोशन हुआ। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू द प्लेटफॉर्म ऑफ दी ट्रूथ इंटरनेशनल। मैं हूं राबिया अली। भारत और पाकिस्तान के दरमियान जंग हुई, उसके बाद कुछ 2-4 जर्नलिस्ट थे जिनको ISPR ने स्पेशल अवार्ड्स दिए, सर्टिफिकेट्स दिए। आखिर क्यों ये अवार्ड्स और सर्टिफिकेट्स दिए गए? आखिर ऐसे क्या कारनामे थे? आज हमारे साथ इस पर बात करने के लिए मौजूद हैं उवैस। क्या हाल है उवैस आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाइए कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र। उवैस, आपका जर्नलिज्म में बहुत पुराना एंट्री आपने दे दी, बहुत पुरानी एंट्री है जर्नलिज्म में, और करते करते आप यहाँ तक पहुंचे। आखिर ISPR ने इतनी नवाजिश क्यों किया? ओके, यहाँ पर 2-4 चीज़ें हैं। बहुत सारे लोग इसको लिंक कर देते हैं कि शायद कोई पुराना ताल्लुक होगा इनके साथ, शायद कोई स्पेशल असाइनमेंट होगी, दैट्स वाई उन्होंने कोई इस तरह की शील्ड से नवाजा, जबकि ऐसा नहीं है। मेरे लिए कोई भी अदारा, कोई भी सियासी जमात वो बाद में आती है। रियासत और मुल्क मेरा सबसे पहले आता है। आप देखें कि पहलगाम एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन होता है, जिसके बाद भारत जो है वो जहारियत करता है। पाकिस्तान बार बार उसको मौके दे रहा है कि आप टेबल टॉक करो, हम इसकी मजम्मत भी करते हैं, आपके साथ मिलकर तहकीकात करने को भी तैयार हैं, बट वो वही अग्रेशन शो करता है, वही वतीरा जो उसका शुरू दिन से है। रात की तारीकी में जारियत होती है, मेरे मुल्क के मासूम बच्चे जो है उनको टारगेट किया जाता है। तो फिर बीइंग अ जर्नलिस्ट मेरी ये जिम्मेदारी है, जब मेरे पास और आपके पास ये माइक अल्लाह ताला ने एक अता किया है, तो मुझे लगता है कि जो भी हमें फ़न दिया जाता है, जो भी हमारे पास एक सलाहियत है, कल क़यामत के रोज़ अल्लाह ताला जब मेरे अज़ा के बारे में, मेरे अमाल के बारे में पूछेगा, तो मुझसे पूछेगा कि तुम्हारे पास कलम की ताकत थी और माइक की ताकत थी तो तुम क्यों नहीं बोले? क्योंकि मौला अली का फरमान है कि वतन की मोहब्बत तुम्हारे ईमान का हिस्सा है। तो दैट्स वाई ये वो सारी चीज़ें थी जो मेरे अंदर थी, और मैंने बात करना शुरू की कि कैसे ये सारा निज़ाम शुरू हुआ, कैसे फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया गया, इसके पीछे नीयत क्या थी, मोदी ने ये काम क्यों शुरू किया। उसके बाद जो है वो मैंने बोलना जब शुरू किया, फैक्ट्स एंड फिगर्स सामने रखे, तो वो जो मेरे व्लॉग्स थे वो उनकी व्यूअरशिप, अल्लाह ताला का करम ऐसा हुआ कि जब आप देखें खालिस नीयत के साथ बात करते हो तो वो आपकी मेहनत ज़ाया नहीं होने देता। तो वो व्लॉग्स जो हैं वो मिलियंस के हिसाब से गए। अब मैंने चंद व्लॉग्स किए हैं तो उनकी अगर व्यूअरशिप आप देखें तो 10-10 मिलियन से प्लस है। अच्छा, अब वो हुआ ये कि इंडियन जो चैनल्स हैं ना, उन पे वो टेलीकास्ट होना शुरू हो गए। ओके, राइट। इंडियन चैनल्स के एंकर्स, इवन जो मेजर गौरव आर्या है, वो अपने यंगस्टर्स को और इन्फ्लुएंसर्स को ये कह रहा है कि जब ये जो लड़का है ये अपने वतन के लिए इतना एग्रेशन शो कर रहा है, इस कदर बोल रहा है, तो तुम लोग क्यों नहीं बोलते? आज भी तुम फैमिली व्लॉगिंग के पीछे क्यों पड़े हुए? अच्छा, तब ये सारी सूरत हाल मुझे नहीं पता कौन मॉनिटर कर रहा है। मुझे ISPR से कॉल आती है कि आपको हमने नॉमिनेट किया है। मैंने कॉल बंद कर दी। मुझे लगा ये डेली बेस पे कोई ना कोई प्रैंक स्कैम होता है। मैं कहाँ, क्योंकि मैंने उन दिनों देखा बहुत बड़े बड़े लोग बात कर रहे हैं, मंसूर अली खान डेली बेस पे दिन की वीडियोस बना रहे हैं। मैंने लगा ये मेरे साथ एक प्रैंक हो रहा है। अच्छा, अगले दिन फिर कॉल आती है। फिर मेरे उस्ताद हैं आसिफ जट साहब, वो मुझे कॉल करते हैं कि अवैस ऐसे आपको ISPR से कॉल आएगी, तो आपने उनका जवाब दे रहे हैं। मैंने कहा सर मुझे पहले भी कॉल आई है, मुझे लगा था ये प्रैंक है। अच्छा, उसके बाद जब उनकी कॉल आती है, उन्होंने मुझे एक फॉर्मल सा इन्विटेशन भेजा, फिर हम जाते हैं और वहाँ जाके जब मेरी मुलाकात होती है तो वो मुझे कहते हैं कि क्या आपको मालूम है कि कितनी नॉमिनीज थी? मैंने कहा नॉमिनीज छोड़े, मुझे तो अपना नहीं पता था। मुझे कहते हैं वो हज़ारों में नॉमिनीज थी। आपने देखा इन दिनों कितने लोगों ने वीडियोस बनाई, लेकिन जब हमने जज किया कि फैक्ट्स एंड फिगर्स कौन बता रहा है, किसकी व्यूअरशिप अच्छी है, तो वो आप और 2-3 लोग और थे, उनके नाम आए, तो फिर हमने उसको नवाजा। तो ये जो थी इसकी कहानी पीछे सिर्फ यही है, कोई मेरी उनसे कोई पहले आपकी अपनी कहानी क्या है? कैसे यहाँ तक पहुंचे? क्या सफर था? कितने साल हो गए जर्नलिज्म में, डिजिटल मीडिया में? ओके, सो एक शेर था कि गो कि मैं इन रास्तों, इन ताकतों का था नहीं, फिर भी तूने जिस जगह पे रख दिया रोशन हुआ। मेरी कहानी थोड़ी सी मुख्तलिफ है। मुझे लगता था कि मैं शायद जिस तरह मेरी नस्लों ने ज़िंदगी गाँव में गुजार दी है, जिस लूप में वो चल रहे हैं, शायद मेरी ज़िंदगी और आने वाली नस्ल भी ऐसे ही चलेगी। फिर 2007, 8, 9 की बात है, जब मैं अभी स्कूल के आखिरी दिनों में था, 8-9 क्लास में था, तो मैं चीज़ों को देखा करता था, मॉनिटर किया करता था कि दुनिया किस समत जा रही है, और हम सारी ज़िंदगी गाँव में मेरे बाप दादा ने ऐसे ही गुजार दी।
तो मुझे लगा कि मुझे थोड़ा सा चेंज करना है। अब वो चेंज क्या था, मेरा शौक था पाकिस्तान एयरफोर्स, मुझे वहाँ पे जाना था। ठीक है। और उसके पीछे जब मेरा इंटरव्यू भी हुआ, वो मैं आपको कहानी सुनाता हूँ। मुझे इंटरव्यू में सवाल किया जाता है कि आप पाकिस्तान एयरफोर्स को क्यों ज्वाइन करना चाहते हो। तो मैंने कोई एक फॉर्मल जवाब नहीं दिया, वतन की खिदमत ये सब कुछ हम किसी, मुझे लगा, मैंने उन्हें कहा कि मुझे ना यूनिफॉर्म बहुत अट्रैक्ट करती है। Okay. अच्छा, मैं एयरफोर्स में आना चाहता था, बट हुआ ये कि बदकिस्मती के साथ एयरफोर्स 2 दफ़ा ज्वाइन की, ट्रेनिंग में मुकम्मल हुई, सब कुछ हुआ। मेरा एक आई साइड का थोड़ा सा विजन मेरा ख़राब हुआ, आई साइड वीक हुई, तो एयरफोर्स छोड़ना पड़ी। उसके बाद मैं रेडियो में आया। अब मुझे बोलने का शौक था, मुझे लिखने का शौक था, तो उस वक्त रेडियो सबसे बड़ा क्रेज होता था। हम भी सुनते थे, रात को गाड़ी चलाते हुए एफएम सुनते, तो भाई एफएम का FM क्रेज तो सब पे गुजरा सब है। पे था। अच्छा, तो रेडियो शुरू किया। रेडियो में जब मैं आया तो 3 साल रेडियो करने के बाद मुझे लगा कि अब क्योंकि ज़माना चेंज हो रहा है, थोड़ा सा इसको मुझे भी इवॉल्व होना पड़ेगा उसके साथ। फिर मेरी ज़िंदगी में आसिफ जट साहब आते हैं, एक ऐसा उस्ताद। मैं बहुत सारे लोगों को ना, जब मुझसे वो बात करते हैं, मुझे कहते हैं कि अवैस भाई कोई मशवरा दें, कोई दुआ दें, तो मैं उन्हें कहता हूँ कि आपकी ज़िंदगी में ना एक आसिफ जट का होना बहुत ज़रूरी है। Okay. And who was आसिफ जट? आसिफ जट सोशल मीडिया स्टार हैं। अगर आप उन्हें देखें तो मिलियंस में उनके फॉलोअर्स हैं, हमेशा पॉजिटिव बात करते हैं। मोटिव एक है, पाकिस्तान का मस्बत चेहरा। मुझे भी वो लेकर आए, मुझसे उन्होंने सवाल किया, तब वो रेडियो किया करते थे, कि रेडियो करना है या मेरे साथ रहना है। पता नहीं अल्लाह ताला की अता थी, अल्लाह ताला ने कैसा करम किया, मेरे मुंह से निकला कि आया तो मैं रेडियो करने था। मैंने कहा नहीं, आपके साथ रहना है। उसके बाद मुझे नहीं पता ज़िंदगी कैसे चेंज होती गई और मैं डिजिटल मीडिया में आ गया। अब 2017 से लेके अभी 2025 आ गया, तकरीबन ये 8 साल होने वाले हैं। कोई फीचर स्टोरी आई डोंट थिंक सो कि मैंने छोड़ी हो, कोई एक्सक्लूसिव स्टोरी जो पाकिस्तान में चल रही हो, चाहे वो पंजाब के किसी कोने में है, केपी के किसी कोने में, हमने पहुंच जाना है। कोई पॉडकास्ट, कोई ट्रेंडिंग टॉपिक है, वो हमने नहीं छोड़ा। तो बेसिक चीज़ जो थी वो ये थी कि इस लूप को तोड़ना है जिसमें मेरा पूरा ख़ानदान चल रहा है, बस उससे निकलना है। और बस मैं निकल गया और निकल आए, खानदान निकल आया। मैं निकल आया, और फिर उसके बाद मैंने ख़ानदान को भी वहाँ से निकाल लिया। अब हम आते हैं आपकी डिजिटल मीडिया की लाइफ पे। आपने कहा 7 साल हो गए ऑलमोस्ट आपको डिजिटल मीडिया में। डिजिटल मीडिया का ख्वाब देखा था या चैनल्स पे काम करना था, बड़ी स्क्रीन पे आना था? नहीं, डिजिटल मीडिया का ख्वाब नहीं देखा था मैंने, बड़ी स्क्रीन पे आने का भी ख्वाब नहीं देखा था मैंने। बस ये देखा था कि मुझे बोलना है, मुझे बात करने का शायद अल्लाह ताला ने थोड़ा सा एक ढंग, एक सलीका रखा है। मेरी माँ ने मुझे बोलना सिखाया है, तो मुझे बोलना है। अब वो चाहे वो न्यूज़पेपर हो, चाहे वो रेडियो हो, चाहे वो अपना चैनल हो, बड़ी स्क्रीन मैटर नहीं करती। बड़ी स्क्रीन का ख्वाब मेरी माँ ने देखा है। वो आज भी कहती हैं कि अवैस, मैं तुम्हारी फेसबुक पे, यूट्यूब पे, टिकटॉक, इंस्टा पे वीडियोस देखती हूँ, मिलियंस में आती। मेरा दिल करता है कि किसी दिन तुम मेन स्ट्रीम चैनल पे आओ। अब मैं उन्हें नहीं बता सकता कि मैं मेन स्ट्रीम का बंदा नहीं हूँ, मैं बाउंड होके नहीं चल सकता। अच्छा, रही बात डिजिटल मीडिया की, मुझे लगता है कि ये सबसे बेहतर प्लेटफॉर्म है आपकी आवाज़ दुनिया तक पहुँचाने का। और आप अगर किसी की आवाज़ बनते हो तो मेन स्ट्रीम से ज़्यादा डिजिटल मीडिया जो है वो आपकी आवाज़ बनता है, आपको एम्पावर करता है। तो रही बात मेन स्ट्रीम मीडिया की, तो मे भी किसी दिन मैं आ जाऊँ, बट फॉर नाउ मैं कोई इंटरेस्ट भी नहीं है। और मेरे लिए मेरा डिजिटल मीडिया मेरे ख्याल में पूरी दुनिया है फिलहाल। अच्छा, आपको क्या लगता है कि क्या एक जर्नलिस्ट किसी एक लीडर को फॉलो कर सकता है? क्या जर्नलिस्ट का कोई मजहब और कोई एक पार्टी होती है या होनी चाहिए? नहीं, मुझे लगता है जर्नलिस्ट का दीन मजहब नहीं होता। उसकी वजह ये है कि हम जो है वो शायद मैं अपनी भी आवाज़ हूँ, आपकी आवाज़ हूँ, 10 और लोग हैं उनकी आवाज़ हूँ। आप शायद इमरान खान को फॉलो करती हो, मैं शायद नवाज शरीफ को फॉलो करता हूँ, शायद फलां शख्स जो है वो किसी और को फॉलो करता है। तो अगर मैं अपनी बात करता रहूँगा, मैं आपकी बात करता रहूँगा, तो थर्ड पर्सन की, वो जो कैमरे के पीछे खड़ा है, उसकी आवाज़ कौन सुनेगा? वो जो शख्स इस वक्त सैलाब ज़दा है, वो चाहे इमरान खान को फॉलो करता है, वो नवाज शरीफ को फॉलो करता है, उसे इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता। वो इस वक्त मुसीबत में। मुझे लगता है जो बीइंग अ जर्नलिस्ट, देखिए साफ़त की तारीफ़ ही यही है, आप किसी भी सोर्स से खबर उठाते हो, उसको वेरीफाई करते हो और फिर लोगों को बाखबर करते हो। आजकल सनसनी फैलाई जाती है, आजकल एक कल्ट बन चुका है, या फिर आज का हाल ये हो गया कि आप जो है वो किसी भी लीडर को उठाते हो, उसकी खबर को रोस्टिंग शुरू करते हैं, तो बस आपके लिए आसान है। या रोस्टिंग करके आप व्यूशिप लेते हो या पूजा करके व्यूशिप लेते हो। तो मुझे लगता है कि साफ़ी, या मैं अगर अपनी बात करूं तो मुझे वो चीज़ पसंद भी नहीं है। मैं आज अगर एक अरसा इमरान खान की बात करता रहा, तो आज अगर उनके अंदर को 4 चीज़ खामियां मुझे नज़र आएंगी तो मैं उस पर भी बात करूंगा। और मेरे ख्याल में हर साफ़ी को ऐसा ही होना चाहिए। आप देखें, आज भी पाकिस्तान में आपके ज़हन में भी चंद करैक्टर आ चुके होंगे जो कि किसी न किसी सियासी जमात के आलाकार या माउथ पीस बन के जो है वो भी बात करते हैं। तो अब देखें, क्या कल को भी उनकी जो आज वैल्यू है वो ऐसी ही रहेगी? नहीं रहेगी।
ठीक है, ऐसा होता है कि साफ़ी जो है वो ऑल टाइम साफ़ी है, वो किसी सियासी जमात का बन के रहेगा तो उसकी साफ़त दागदार हो जाएगी, वो ख़त्म हो जाएगी। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा होना चाहिए, बट बदकिस्मती से ऐसा हो रहा है लेकिन पाकिस्तान में। कितना आसान है ट्रांसपेरेंट बन के रहना। एक तरफ तो बहुत शोर मचा हुआ है कि सहाफ़ियों को कोई बोलने नहीं देता, पीका एक्ट आ गया है, हम पे बड़ी पाबंदी है, और कितना आसान है कि आप अपने आप को ट्रांसपेरेंट रखें कि हर चीज़ आपके अंदर से गुजर जाए। बहुत मुश्किल है। मुझे लगता है कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर सहाफ़त दो धारी तलवार है, आप दोनों समत से नहीं बढ़ सकते। ये लोग गलत कहते हैं कि हुकूमत आपको बोलने की इजाज़त नहीं देती। मुझे लगता है कि अवाम को पता ही नहीं है कि सबसे पहली इजाज़त अवाम नहीं देती बोलने को। आप देखें एक औरा चला खान साहब का, क्या इमरान खान साहब के अंदर खामियां मौजूद नहीं है? क्या उनकी गवर्नेंस इतनी अच्छी थी कि कोई भी उन पे बात ना करे? आज मैं उन पे बात करूं तो देखें आपके चैनल पे ही व्यूज़ के नीचे कितनी गालियां पड़ती हैं, ठीक है? और ये होता है। सबसे पहले आप ये देखें कि क्या आपको सिर्फ गवर्नमेंट बोलने की इजाज़त नहीं देती? गवर्नमेंट, आप एक हद क्रॉस कर जाओगे ना, एक किसी इदारे पे आप बात कर रहे हो, तो वो तब आपको कोई नोटिस आएगा, कोई दरख्वास्त आएगी, कोई आपके खिलाफ कोई केस होगा, 2-4 पेशियां होंगी और जमानत हो जाएगी। लेकिन ये अवाम आपके घर तक जाएगी। ये सबसे पहले आगाज करती है आपकी माँ से। वो आपको माँ की गाली देगी सबसे पहले, फिर वो आपके एड्रेसेस लीक करेंगे, फिर आपके घर पर जत्थे पथराव करने के लिए आएंगे, फिर आपकी कोई भी वीडियो होगी उसके नीचे गालियां देने के लिए आएंगे। अब तो एआई करके गलत किस्म की आवाजें वीडियो बना देते हैं, जी बिल्कुल ऐसे। मुझे याद है, मैंने कुछ दिन पहले एक जमात के खिलाफ वीडियो की। खिलाफ क्या था कि उन्होंने कुछ ऐसी बातें की जो कि उनके पिछले बयान से रिलेट नहीं करती। मैंने कहा पहले आप ऐसा करते थे, आज आप ये कह रहे। तो मुझे एक शख्स ने माँ की गाली दी, तो मैंने उसे सिर्फ जवाब ये दिया कि मैं ये चाहता हूँ कि तुम्हारी माँ तुम्हें देखे भी, तुम्हारा ये कमेंट भी देखे, और तुम्हारी माँ को खुदा सलामत रखे जिसने ऐसा बेटा पैदा किया, और शायद उसको लगे कि उसकी तरबियत में थोड़ी सी कमी रह गई, अब वो दोबारा तुम्हारी तरबियत करे। तो यहाँ पर मसला ये है कि हुकूमत तो बहुत बाद में आती है, सबसे पहले आपकी आवाम, आपकी व्यूअरशिप, वो आपको इजाज़त नहीं देती बोलने में। और साफ़त मुश्किल जो है गवर्नमेंट कम कर रही है, आवाम ज़्यादा कर रही है। आप जो है फिर अभी साफ़ी जो है वो बेचारे इस कदर, मैं अक्सर बैठता हूँ ना उनके साथ, तो वो ये कहते हैं कि यार हमारी जो व्यूअरशिप है, जो वो चाहती है, अब हमें वो दिखाना है। क्योंकि अब क्या होता है, अब सारी गेम ही आ चुकी है टीआरपी की, रेटिंग की, व्यूज़ की, डॉलर्स की। आपके चैनल वाले भी आपको यही कहते हैं कि भाई वो लाओ ना जो आवाम देखना चाहती है। तो आवाम जो देखना चाहती है, अगर आप वो लाओगे तो फिर आप साफत के म्यार पे पूरा नहीं उतरते। बिल्कुल, फिर आप पूरा नहीं उतरते। और अगर जो आवाम देखना चाहती है, फिर आप तब्दीली कैसे लाएंगे भाई? आप फिर कहाँ से वो जो आपने पहले कहा कि कलम और उसका हिसाब लिया जाएगा माइक का, तो फिर आप उससे चेंज कैसे लेके आएंगे? देखें, दो चीजें होती है ना। अब आप देखो कि आप शर भी फैला सकते हो उसी माइक से, आप खैर की बात भी कर सकते हो, लेकिन वो क्या है, मुझे है हुक्म अज़ां ला इलाहा इल्लल्लाह, तो मुझे बात करनी है ना। मुझे सिर्फ ये नहीं करना कि यार अगर मेरी आवाम फैमिली व्लॉगिंग देखना चाहती है तो मैं भी अपनी माँ बहन को चैनल पे ले आऊँ, मैं स्क्रीन पे ले आऊँ। हालांकि आप देखें ना, अब हमारी बातों को शायद चंद सौ लोग भी ना सुने, इसमें शायद सीखने की बात हो, वो नहीं सुनेंगे। आप यहाँ पे फैमिली व्लॉगिंग शुरू कर दें, इसी चैनल पे शुरू कर दें, आपकी रेटिंग कहाँ चली जाएगी आपको भी अच्छे से मालूम है। तो अब अगर लोग ये देखना चाहते हैं तो मैं वो नहीं दिखा सकता। अपने अंदर भी तो एक वो ज़मीर नामी एक पुर्जा मौजूद है ना, वो मुझे रोज़ाना बुनियाद पर मुझे टिकल करता रहता है, मुझे कहता है कि ये चीज़ नहीं करनी, तो मुझे फिर उसको भी तो लेकर चलना है ना साथ साथ। हाँ, ये बात ज़रूर है कि मुझे थोड़ा बहुत आवाम को भी देखना है, बट इट डजंट मीन कि मैं मिर्च मसाला इतना तेज़ कर दूँ कि मैं कल को खुद भी बर्दाश्त ना कर सकूँ। तो वैसे आप जो है फैमिली व्लॉगिंग को आप एज ए सहाफ़ी कैसे देखते हैं? बिकॉज इट्स अ न्यू थिंग इन आवर कंट्री। रियलिटी शोज पाकिस्तान में आ रहे हैं और इस किस्म के आ रहे हैं, एक चल भी रहा है तमाशा। इस तरह की चीज़ों को आप बीइंग अ सहाफ़ी कैसे देखते हैं, और बीइंग अ पाकिस्तानी नौजवान पाकिस्तानी कैसे देखते हैं? देखिए, मुझे ये लगता है, मैं कल ना बुक फेयर हुआ इस्लामाबाद में, मैं किताबें देख रहा था, एक किताब ने मुझे रुकने पे मजबूर किया, उसका नाम था तलाशे हक। वो नीचे जब मैंने नाम देखा मुझे लगा किसी मौलाना की होगी, नीचे लिखा था महात्मा गांधी, और मैं बड़ा हैरान हुआ। गो कि मैं गांधी से बहुत इम्प्रेस्ड हूँ, बड़ी एक अजीबो गरीब सी पर्सनैलिटी थी। मैंने किताब ले ली, पढ़ना शुरू की, उसमें लिखा हुआ था कि मजहब का जो पहली जो सीढ़ी है वो इखलाक है। ठीक है, आप किसी भी लिहाज से चलो, पाकिस्तानी मुआशरे में अगर आप आ जाओ, अखलाकियात निकाल दें तो पीछे मेरे ख्याल में कुछ भी नहीं बचता। आप टकरे मारते रहो, उसका कोई फ़ायदा नहीं। देखें, फैमिली व्लॉगिंग की आप बात करते हैं ना, एक शख्स है, वो कैमरा उठाता है, वो कमरे में जाता है, वो अपनी बहनें दिखा रहा है, वो अपनी माँ दिखा रहा है, वो अपनी बीवी दिखा रहा है। वो क्या हासिल करना चाहता है, मुझे आज तक समझ नहीं आई। वो एक हिस्सा छोड़ के बाकी सब कुछ दिखाता है। वो दिखाता है कि मेरी बीवी नहा के निकली है, ये उसके गीले बाल हैं, मैं ये दिखा रहा हूँ, और वो उससे क्या हासिल करना चाहता है मुझे आज तक समझ नहीं आई। उससे उसे क्या मिलेगा? आज देखें, वही फैमिली व्लॉगर्स
ट्रबल में है ना, आपके सामने वो चंद नाम है, कौन जाता है उनके पीछे? वो जो डेली बेस के उनकी जो व्यूअरशिप आती है मिलियंस के हिसाब से, आज वो क्या उनको बचाने के लिए जा रहे हैं? नहीं जाते। आसिफ जट की मैंने आपको मिसाल दी थी, मेरा उस्ताद ये कहता है कि कंटेंट आपके लिए ऐसा ही है कि आप आसमान की तरफ मुंह करके कुछ फेंकते हो, वो थूक है तो वापस आएगा, वो शहद है तो वापस आएगा। आप अपने कोलो फेल के जिम्मेदार हो, आपको वापस वो मिलेगा, और आज उन्हें वो मिल रहा है। इसी तरह आपने डेटिंग शोज की बात की या इस तरह रियलिटी शोज की बात की, तो सबसे पहले एथिक्स है, सबसे पहले इखलाकियात है। आप इस ऐसे माशरे को जो ऑलरेडी इखलाकियात की उस निचली सतह पे पहुंच चुका है, जहां से शायद मुझे लगता है कि वो क्या नस्ल होगी जिनके सयाने हम लोग होंगे, उनको हम क्या सिखाएंगे? आज हमारे पास ही कुछ भी नहीं है। हम देखें, आज मैं या आप बैठे हुए ना, तो मुझे लगता है कि मेरी माँ ने या आपकी वालदा ने आप कुछ इतनी अच्छी तरबियत, तो थोड़ी बहुत तो शायद हमारे अंदर वो रह गया है कि हम किसी से अच्छे से हंस के बात कर सकते हैं। आइंदा नस्ल ऐसी नहीं होगी। उनके लिए सब कुछ, उनकी व्यूशिप, टीआरपी, वो एल्गोरिदम के तहत चलेंगे। उनके अंदर इखलाकियात नहीं होगी, उनके अंदर माँ की घुट्टी नहीं होगी, एल्गोरिदम के तहत वो चलेंगे। तो सोचें वो नस्ल कैसी होगी जिनके सयाने हम जैसे लोग होंगे। तो मेरे ख्याल में जो ऑलरेडी कौम इखलाकियात की निचली सतह पे है, उन्हें एथिक्स सिखाएं, बजाय इसके कि आप उन्हें दिखाएं कि मेरी बीवी नहा के निकली है, वो अच्छा खाना ऐसे बनाती है। तो भाई हमें कोई दिलचस्पी नहीं आपकी बीवी में, भाई आपको ही दिलचस्पी है, आपकी आवाम को ही दिलचस्पी है, तभी उनकी व्यूअरशिप है। वो है। देखें, ओएस टीआरपी के लिए और व्यूअरशिप के लिए आप और मैं भी काम कर रहे हैं, तो आपको नहीं लगता ये उनका भी हक है? हक है ना, हक है, बिल्कुल जरूर हक है। बट हक को देखें ना, आप हक को किस हद तक लेकर जाते हैं। अब आप देखें कि अल्लाह ताला तो ये भी कहता है कि इबादत भी इतनी ना करो कि तुम थक जाओ, दीन और दुनिया साथ लेकर चलो ना। फिर मैं ना रवि, आपका इस्लाम, आप किसी भी मजहब को फॉलो करो, आपका मजहब, आपको चाहे आप इस्लाम के फॉलोवर हैं, हिंदुइज्म के हैं, ईसाई को, अब कोई भी है, आपका मजहब आपको कहता है दरमियाने रास्ते पे चलो। तो आपका जब मजहब आपको ये नहीं कह रहा कि पूरी रात इबादत करो, तो आप क्यों इस हद तक जा रहे हो? अपना हक कितना हक चाहिए आपको? आप बेडरूम तक तो अपनी आवाम को लेकर जा चुके हो। वो मेरा ख्याल से जो आपने शुरू में बात की कि आप खुद भी जिम्मेदार है ना, कि आपने आखिर आपको अल्लाह ने एक ताकत दी है कि इतने लोग आपको देख रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, तो आपने उनकी जिंदगियों में क्या मस्बत चीज ऐड की है, जी बिल्कुल, क्या वैल्यू ऐड की है। तो वैल्यू ऐड करना मेरे ख्याल है बहुत मैटर करता है, ना कि सिर्फ ये कि उस व्यूअरशिप के ऊपर कितने डॉलर्स आएंगे, सिर्फ वही मैटर करता है। इनसे आगे निकलते हैं, बात करते हैं आपकी इस बात पर कि आपने कहा कि ISPR से जो वो सर्टिफिकेशन मिली और अवार्ड मिला, उसके पीछे कोई ऐसे ताल्लुकात नहीं थे। PTI के लिए आपने काम किया हुआ है। एक मिथ चल रही है पूरे मुल्क में, मिथ है हकीकत है, हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो इदारों के लिए काम करता है आजकल सिर्फ उसकी वाह है, उसे सितारा इम्तियाज मिलता है, उसे सर्टिफिकेट्स मिलते हैं। जिसने PTI के हक में कभी कहीं कोई काम किया है तो वो जो है उसे तो बस एक कोने पे लगा दिया जाता है। आप मैदान में हैं, आपने PTI के लिए भी काम किया, आपने कहा मुझे यहाँ से सर्टिफिकेशन भी मिली। आपको क्लियर पिक्चर आप आवाम को देना चाहेंगे, असल हकीकत आपको क्या लगती है या आपने क्या फेस किया? एक चीज अगर मेरे दिमाग में बैठी हुई थी ना कि मेरा खानदान सारी जिंदगी गांव में रहा, तो अगर वो सिर्फ बैठी रही तो मैं भी उधर ही होता आज। ठीक है, मैंने लूप तोड़ा, तो आज वही जो जत्था है, मुझे कुछ लोगों की ना बातों पे ना बड़ा हंसी आती है। वो उनको लगता है कि जो भी करते हैं या इस मुल्क में जो ख़राब हो रहा है या जिसको उठा लिया गया, जिसको नवाज दिया गया, वो कुछ मखसूस अदारे कर रहे हैं, वो गवर्नमेंट कर रही है, जबकि ऐसा नहीं है। देखें, अगर आप मेरी बात करो तो मैं PSF में भी रहा, मैं ISF में भी रहा। जब खान साहब का इक़्तिदार अभी शुरू नहीं हुआ था, उससे पहले जब ISF थी, तो मैं उनके उस विजन को लेके मैं बड़ा मुतासिर था कि यार कोई तो है जो यंगस्टर्स की बात करता है। 60% से ज़ायद आवाम जो है वो आपकी नौजवान नस्ल है इस मुल्क के अंदर, तो आप उनकी भी को बात करें। आप सियासतदान देख लो, 80 साल से ज़ायद हैं, जिनको पता ही नहीं है AI क्या है, जिनको पता ही नहीं है मॉडर्न टेक्नोलॉजी क्या है, उनको पता ही नहीं है दुनिया किस कदर इवॉल्व हो रही है। तो जब मुझे लगा कि खान साहब जो है वो यंगस्टर्स को लेकर आना चाहते हैं, तो मैंने उनकी बात की। मैं बात करना जो है वो जब शुरू किया, तब खान साहब इक़्तिदार में नहीं थे। ये जितने लोग आपको आज नजर आ रहे हैं, तब बात करना शुरू की थी जब खान साहब इक़्तिदार में आ चुके थे। उनको लगा था कि हमें नवाजा जाएगा और उन्हें नवाजा गया। अब आप देख लें, चंद नाम सोशल मीडिया पे आज भी बहुत वायरल हैं। इनको TRP, इनको रेटिंग, इनको सब्सक्राइबर्स कहाँ से मिले? खान साहब के आने के बाद। ये ज़मान पार्क के अंदर भी होते थे, ये लोग बनी गाला के अंदर भी होते थे, ये खान साहब की हर अपडेट पे नज़र रखते थे और इनको नवाजा गया। अच्छा, अब आप आ जाते हैं तमगा इम्तियाज़ पे, या जो ये शील्ड्स मिलती हैं, ये कैसे मिलती हैं? होता है, आप
बिल्कुल इसको माइनस नहीं कर सकते कि आप जो ये कहें कि जो अदारों के हक में जो बंदा बात करता है उसको नहीं नवाजा जाता, गवर्नमेंट में हक में जो बात करता है उसको नहीं नवाजा जाता, ऐसा होता है। बट वो परसेंटेज इतनी ज़्यादा नहीं है जितनी बता दी गई है। लोगों को कहा जाता है कि फलां शख्स को मिला क्योंकि ये बात करता था। तो यहाँ पर देखें कि ऐसे बहुत सारे न्यूट्रल्स हैं। इस दफ़ा जब जिन साफ़ियों को मिला है वो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो गवर्नमेंट पे तनकीद करते हैं, आज भी करते हैं। आज आप उनका रियलिटी शो देखें, कोई भी उनका प्राइम टाइम शो देखें, वो बात करते हैं, गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ बात करते हैं। बट इट डज़ंट मीन कि उनकी वो साइड निगलेक्ट होती है। मुझे मिला, मैं आज भी गवर्नमेंट पे तनकीद करता हूँ। मैं आज भी कहता हूँ कि आप सैलाब ज़दगान की जो मदद कर रहे हैं, उस पर जो तशहीर कर रहे हैं, आप उनको कुछ भी देते हैं, आप रोटी देते हैं, उसके ऊपर भी जो है वो तस्वीर लगा के देते हैं, तो वो गलत है। मैं आज भी तनकीद करता हूँ। मैं अदारों की उन पॉलिसियों पे तनकीद करता हूँ जब कायद ने कहा था कि आपकी जो आवाम है वो आपकी मालिक है, आप उनके मालिक नहीं हैं। मैं ये कहता था कि आपके जो कवानीन हैं वो पार्लियामेंट से बन के आने चाहिए, तो मैं आज भी उसकी तायीद करता हूँ। बट इट डज़ंट मीन कि सब के बावजूद गवर्नमेंट मुझे कहे कि नहीं तुमने गलत किया। तुम होता है, थ्रेट्स कॉल्स आती हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी आपको चुप करवा दिया जाएगा, और करवाने की कोशिश भी की जाती है। बट वो नंबर इतना ज़्यादा नहीं है जितना आजकल बता दिया गया। उसकी वजह क्या हुई है आप देखें। आप जो आपने जो सवाल किया इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, जैसे अभी आपने कहा ना कि इस सब का आगाज़ कहीं से तो हुआ था। तो इसका आगाज़ हुआ था उसी एक जमात से जो कि इक़्तिदार में आती है और इक़्तिदार में उन पे टैग लगता है कि वो अदारों की वजह से ही आए। और उसके बाद होता क्या है, अदारे उनके ख़िलाफ़ होते हैं, उनकी अपनी पॉलिसीज़ की वजह से, उनके अपने बयानात की वजह से वो थोड़ा सा पीछे हट जाते हैं और वो टोटली ट्रोल करना शुरू कर देते हैं। इनके एक लीडर ने कहा था कि आर्मी चीफ कौम का बाप होता है। फिर कहा गया कि ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है। तो वो जो बाप था, क्या उसने वर्दी नहीं पहनी हुई थी? फिर आपका बाप भी दहशतगर्द है। तो देखें, इन्हीं लोगों ने माइंडसेट पहले अवाम का ये बनाया कि जो हमारी सबसे बड़ी मुहाफिज है या इस मुल्क को बचाने वाली है वो आर्मी है। फिर इसी अदारे ने कहा, इसी जमात ने कहा कि नहीं, ये जो अदारा है पाकिस्तान को तबाह करने में इसी अदारे का किरदार है। तो आप किसी एक बयान पे तो टिको ना। तो मुझे ये लगता है कि जो नंबर बहुत ज़्यादा बता दिया गया है बढ़ा चढ़ा के, वो इतना नहीं है। बट फिर भी होता है कि आप अदारों के, हर मुल्क में होता है मेरा ख्याल, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं। आप इंडिया में देख लो, पूरी दुनिया में। आप इंडिया में आप देखो, आपने वो जनाब जिसको क्या नाम, अभिनंदन को यहाँ पे पकड़ा था, उसको वहाँ पे वीर चक्र मिला है। यहाँ पे आपका मुजरिम वहाँ उनका हीरो है। तो ये हर मुल्क, उनको भी पता है कि ये फेल हुआ था, उनको भी पता है कि जो मिशन इसको दिया गया था वो हासिल नहीं कर सका, वो गिर गया, बट उन्होंने उसको हीरो बना दिया। तो ये सिर्फ पाकिस्तान की बात, ये हर तरफ है। हाँ, बस पाकिस्तान में ये होता है कि नंबर इतना बढ़ा दिया जाता है कि उसके बाद बहुत मचा उस वो जो एक ऑरा है ना, उसको तोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। आप और मैं जितनी बात करें अभी भी नहीं को तोड़ सकता। आप एक शायर भी रहे हैं, किताब भी छाप दी, ठीक है, मोहब्बत हुई, क्या शायरी के लिए मोहब्बत जरूरी है? देखें, मुझे लगता है कि अगर कोई एक बाग है ना, उसके अंदर एक फूल खिलता है और वो फूल इस बात पे इतराए कि ये जितनी खुशबू बाग के अंदर है वो मेरी वजह से है, तो वो गलत होगा। बाग के अंदर खुशबू ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है। शायर बाय बर्थ होता है, जब वो पैदा होता है तो वो शायर ही पैदा होता है, ठीक है। लेकिन उसके बाद ये जो मोहब्बत है, दिल का टूटना है, या जो जितने आपके बकिया जो ज़मीनी मसाइल हैं, ये उसको निखार तो सकते हैं, बना नहीं सकते। तो रही बात मोहब्बत की, तो मुझे लगता है कि हर इंसान जब 5 वक्त की दुआ करता है ना, नमाज के बाद जब दुआ मांगता है, तो उसे सबसे पहले अपने लिए खैर के साथ मोहब्बत मांगनी चाहिए। मुझे ये लगता है कि अगर आपके दिल में मोहब्बत नहीं तो आप इंसान नहीं हो। फिर मैं वही कहूँगा कि आप टकरे मार रहे हो, आप कुछ हासिल नहीं कर पा रहे। अच्छा, अब यहाँ पे बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि मोहब्बत तामीरी नहीं होती, मोहब्बत तो आपको तबाह कर देती है। हमने बहुत सारे लोगों को सुट्टे मारते देखा है, हमने बहुत सारे फ़कीर देखे। ऐसा नहीं है। गालिब जहाँ पर ये कहते हैं ना कि आह को चाहिए एक उम्र असर होने तक, कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक, तो उसी गज़ल के अंदर गालिब ये भी कहता है कि शम्मा हर रंग में जलती है सहर होने तक। तो ये आपके अंदर है। जब मुझे इस जज्बे ने अपने हिसार में लिया था ना, तो मुझे लगा था कि जो दूसरा शख्स है ना वो मुझसे बहुत बेहतर है, तो मुझे उसके लिए बेहतर होना है, बजाय इसके कि मैं अपना हाल फ़कीरों जैसा कर लूँ, मैं सुट्टे लगाना शुरू कर दूँ। तो मुझे लगता है कि आज अगर इस वक्त भी मैं बैठा हुआ हूँ ना, तो मेरे इस यहाँ पे बैठने, बात करने, या जो चंद लोग मुझे जानते हैं ना, उसके पीछे मोहब्बत का बहुत बड़ा अमल दखल है। मुझे तामीरी सोच पर लेकर आना, मुझे बेहतर होना और मुझे दुनिया को बेहतर आंख से देखना, ये मोहब्बत ने ही सिखाया था। तो ये गलत एक कॉन्सेप्ट बना हुआ है कि नहीं, मोहब्बत तो तबाह करती है, बर्बाद, मोहब्बत बनाती है। एक और जनरल क्वेश्चन है, आपने तकरीबन 1000 से ज़्यादा फीचर स्टोरीज की हैं, ठीक है,
कल एक बहस हो रही थी कि मर्द ज़्यादा मिस्कीन है, बेचारा है, या औरत ज़्यादा बेचारी है इस माशरे में। आपने 1000 से ज़्यादा स्टोरीज की हैं और मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में जाके की हैं। आपकी क्या राय है? औरत ज़्यादा बेचारी। उसकी वजह यह है कि आप बेटी पैदा हुई ना, एक घर में बेटा पैदा हुआ, एक घर में बेटी पैदा हुई। मेरे ख़ानदान में भी होता है और हमारे घरों में ये एक रिवाज बन चुका है। बेटा पैदा हुआ, मिठाई के टोकरे आते हैं। बेटा पैदा हुआ, चरागा होता है। बेटी पैदा हुई तो लोग ठीक है मुबारक तो देते हैं, साथ उस औरत को ये भी कहते हैं कोई बात नहीं, मायूस मत हो, अगली मर्तबा अल्लाह बेटा देगा। फिर उसको टोटके बताए जाते हैं कि तुम फलां बेटी का नाम अगर ये रख दो ना तो अगला बेटा होगा, तुम फलां जगह पे ये दुआ मांगो ना तो अगला बेटा होगा। वह बेटा, बेटी क्यों नहीं? आज मेरे सामने जो होस्ट बैठी हुई है वो मुझसे शायद बहुत बेहतर है, वो एक बेटी है। मेरी माँ जिसने मुझे पैदा किया वो एक औरत है। देखें, इस्लाम की अगर हम बात करें ना तो वो जिसके लिए कायनात बनी थी ना, वो जिसके लिए उठ के खड़ा होता था, वो एक बेटी थी। तो मुझे लगता है कि बेटी सबसे अजीम है। आज अगर आप औरत को वो तमाम हकूक दे दो ना जो इस माशरे ने दिए, जो शायद नहीं देता आप, जो इस्लाम ने दिए, तो शायद दुनिया बहुत बेहतर हो सकती है। लेकिन उसके बावजूद औरत को आपने इस कदर दबा के रखा हुआ है, उसकी पैदाइश से लेके पैदाइश पे उसकी पैदाइश का ही हक छीन लेते हो। आप कहते हो कि अफसोस, अच्छा चलो कोई बात नहीं, दबे छुपे लफ्ज़ों में आप उसको ढारस देने की कोशिश करते हो। क्यों यार, बेटी है ना, तो वो पैदा हुई है ना, एक नफ्स आपके हाथ में एक इंसानी जान आई है। शायद ये कल को मलाला यूसुफजई बन जाए, कल शायद ये बेनज़ीर भुट्टो बन सकती है, कल शायद ये राबिया अली बन सकती है। तो औरत है ना। अच्छा, उसके बाद क्या होता है, वो पढ़ने के लिए जाती है तो उसको ऐसे स्कूल में दाखिल किया जाएगा जहाँ पे ठीक है वाजबी सी तालीम हो, मैट्रिक किया, शादी कर दी जाती है। अब जब शादी की बात आती है तो उससे पूछा नहीं जाता, उसे बताया जाता है कि तुम्हारी दादी मरते हुए ये फैसला कर गई थी, तुम्हारे बाप की इज्जत है, अगर तुम कहीं वहाँ पे शादी करोगी तो हमारे इतने किले ज़मीन है वो चली जाएगी, तो बेहतर है तुम यहाँ पे शादी कर लो। तो पैदाइश पे हक छीना गया, तालीम पे हक छीना गया, आपने उसकी शादी पे हक छीन लिया। उसके बाद क्या होता है कि जैसे जैसे वो बढ़ती जाती है, उसकी शादी होगी, अब शौहर ने उसका हक छीन लिया। शौहर कहता है कि तुम बेशक तुमने जितना भी पढ़ा हुआ है, अब तुम मेरी बीवी हो, तुम घर में खाना पकाओगी, ठीक है, तुम अपने बच्चों की तरबियत करोगी। तो एक माँ जिसने पढ़ा हुआ है तो वो क्या सिर्फ तमाम उम्र ये सिर्फ खाने पकाने के लिए पैदा हुई? मुझे नहीं लगता। अच्छा, अब आप एक और चीज़ देखें, इन दिनों मैंने एक चीज़ देखा है, मेरे घर में एक वेडिंग कार्ड आता है, उसके ऊपर लिखा हुआ है फलां मर्द और उसकी जो शादी हुई है वो दुख्तर फलां। तो आपने जहाँ पे मर्द का नाम लिखा तो बेटी का जो नाम, उसकी लड़की का नाम, उसकी शनाख्त क्यों मस्क कर दिया आपने? वहाँ पे लिखो ना कि फलां बेटी है, वो डॉक्टर है, वो। अच्छा, बाद में मुझे पता चला कि वो लड़की डॉक्टर है। उसके क्लिनिक के बाद उसका नाम जली हरूफ में लिखा हुआ है, लोग उसको डॉक्टर फलां से जानते हैं, बट वहाँ पे उन्होंने मिर्जा फलां लिख दिया। तो मुझे ये लगता है कि जहाँ पे आप औरत की आज़ादी के लिए बहुत बात करते हो, वहीं पे आप उसको हकूक भी दो। फिर कहते हो कि औरतें कहती हैं मेरा जिस्म मेरी मर्जी, तो वो सच कहती हैं, वो गलत नहीं कहते हैं। मसला ये है ना कि अगर लड़की को इक्वल राइट्स या इक्वल मौके दे दिए जाएं काम के, तो बाहर जो मर्द दरिंदे हैं वो उन्हें खा जाते हैं। फिर आप जैसे ही मर्दों की इज्जत जो है वो नाजुक होती है, और जो एक किसी लड़की के ऊपर कोई उंगली उठने पर मस्क हो जाती है, इतनी इज्जत नाजुक है। तो क्या आपको नहीं लगता कि औरत को राइट्स देने से पहले मर्द की तरबियत जरूरी है इस माशरे में? सबसे पहले ना, अब देखें ना, मैं आपको वही तो बात कर रहा हूँ कि, लेकिन यहाँ पे एक और भी तो बात है ना, औरत ही औरत की दुश्मन है। सबसे पहले वो जो औरत आके उस औरत को कहती है कि कोई बात नहीं, अगली दफा बेटा होगा, वो भी औरत ही होती है। सबसे पहले औरत की दुश्मन है। सास अगर चाहेगी तो बहू जाके नौकरी करेगी, माँ चाहेगी तो बेटी जाके अच्छी जगह पढ़ेगी। माँ आवाज उठा सकती है, माँ इतनी कमज़ोर नहीं होती। जो एक औलाद को पैदा कर सकती है, जो एक इंसानी रूह, एक जान दुनिया में ला सकती है, वो उसके हक के लिए भी आवाज़ उठा सकती है। अच्छा, अब आपने बात की मर्दों की, तो कहा जाता है ये मर्दों की दुनिया है, तो सबसे पहले इन मर्दों की तरबियत बहुत ज़रूरी है। मैं खुद को कटहरे में पेश करता हूँ। मैं सबसे पहले तो अपना अगर मुहासबा करूँ, मेरी बहनें हैं, मुझे लगता है कि आज अगर मैं यहाँ पे बैठ के बात कर रहा हूँ ना, तो इन सब के पीछे मेरी माँ का और मेरी बहनों का बहुत किरदार है। वो मुझे बहुत पुश करती हैं। मैं वही जो बात है ना, माँ कहती थी कि घर में एक रोटी है तो चलो मेरे बेटे खा ले, मैं भूखी सो लूँगी। माँ कहती नहीं, मेरा पेट भरा हुआ है, मुझे ये रोटी, ये मुझे सालन पसंद ही नहीं है। तो हमारे पीछे हमारे माँओं का, हमारी बहनों का बहुत बड़ा किरदार है। अब अगर एक मर्द इस चीज़ को समझे तो फिर शायद उसके अंदर की जो जिनसी जो भूख है ना, या फिर उसको जो एक ईप टीजिंग की या कोई भी एक शरारत या उसके अंदर एक वो जरासीम पाया जाता है, वो नहीं होगा। तो सबसे पहले तो मर्दों की तरबियत बहुत ज़रूरी है, बट ये करेगा कौन? ये वही मर्द खुद ही करेंगे, लेकिन उस तरफ कोई आता नहीं है। आपने वही बात की ना, एथिक्स की, जब आप बात करते हो ना, अखलाकियात की बात करते हो, तो इनमें ये आता है ना, तो ये कौन सिखाएगा?
ये जो फैमिली व्लॉगिंग कर रहे हैं, आज अगर किसी एक शख्स की बात करें जिसके मिलियंस में फॉलोअर्स हैं, तो वो अगर अपनी बीवी दिखा सकता है तो वो ये नहीं बता सकता कि यार ये बेसिक नॉर्म्स हैं, ये बेसिक एथिक्स हैं। जब मैं यहाँ से घर से सफ़र करता हूँ, गाड़ी पे जाता हूँ, तो मैं औरतों को इन मसाइल में घिरा हुआ देखता हूँ, तो ये नहीं करना। रोज़ाना अगर एक आदत भी हम अपनाएं तो मुझे लगता है ये माशरा बहुत संवर सकता है। आज मैं घर से निकल के यहाँ तक अगर आया हूँ, मैं मेट्रो में सफ़र करता हूँ, मैं कैब में सफ़र करता हूँ, तो मैं अगर एक औरत के लिए उठ के उसको सीट दे देता हूँ, तो एक आदत मैंने आज सीख ली। हो सकता है मेरे साथ बैठा शख्स भी वो सीख ले। कल मैं ये कहता हूँ कि एक औरत आई है, मैंने उसकी आंखों में आंखें डाल के बात नहीं करनी, शायद वो कंफ्यूज हो जाए, शायद वो पता नहीं कितनी लड़ाइयाँ लड़ के यहाँ तक पहुंची है। मैं आज उसको अगर आंखों में आंखें डाल कर बात कर रहा हूँ, उसका दुपट्टा सर से उतर गया है, तो मैं नजरें नीचे नहीं करता। शायद सबसे पहले जुर्म मैं कर, अगर मैं नीचे नजरें कर रहा हूँ तो शायद मेरा साथ भाई हो, मेरा जूनियर हो, मेरा सीनियर हो, शायद वो भी देखे कल उसने किया था तो आज मैं भी कर लेता हूँ। तो मुझे लगता है कि ये जो आदत हैं ये यकदम नहीं होती, ये आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप होती हैं। तो शायद हमें अब इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है, अब हमें करनी चाहिए। ज्यादा जरूरत है या आपको लगता है कि अब पहले से हालात बेहतर हो रहे हैं? बहुत खराब हो चुके हैं। उसकी वजह है आपके और मेरे हाथ में एक टूल है, मोबाइल। अंग्रेजों ने बनाया था कि शायद इससे हम कुछ सीख सकें, बट हम उससे जो सीख रहे हैं वो शायद हम दुनिया को बता भी नहीं सकते। हमारी जलवत, हमारी खलवत बहुत उल्टा है। हमारी खलवत इतनी गंदी हो चुकी है कि हम वही खलवत में सीखी हुई चीज़ें जलवत में ले आते हैं। हमें लगता है जो हमने खलवत में देखा रियलिटी में यही होता है, और हमें भी यही करना है। हमारी फिल्मों में, आप ड्रामों में, एक जो मर्द हीरो है वो औरत को उठाकर ले जाता है और उसको अपनी प्रॉपर्टी समझ। आज अब ड्रामे देखे ना, हमने देखा मन चले का सौदा, हमने देखा इशफाक अहमद को, हमने देखा बानो कुदसिया के लिखे हुए ड्रामों को। हमारी माओ ने उन ड्रामों से सीख के हमारी तरबियत की। उनमें बताया गया तसव्वुफ क्या है, उन्हें बताया गया कि अल्लाह कैसे मिलता है, उन्हें बताया गया कि मुआशरती और ख़ानदानी निज़ाम कैसे बेहतर हो सकता है। आज ड्रामे आप देख लो, कोई एक ड्रामा आप फैमिली के साथ, आप पाकिस्तान के ड्रामे देख लो, कोई एक ड्रामा आप फैमिली के साथ बैठ कर नहीं देख सकते। उसमें क्या होता है, मर्द उठता है, लगता ये है कि जैसे अभी मैंने कुछ दिन पहले एक पॉडकास्ट देखी, उसमें था हर कामयाब औरत साजिशी औरत है। हर कामयाब औरत जो है, बिल्कुल ऐसे। कोई सीईओ है तो वो किसी और मर्द के ऊपर शायद डोरे डाल रही है जी, किसी और लड़की का बॉयफ्रेंड छीनना चाहती यही है। दिखाया गया। यही दिखाया। कामयाब औरत हमेशा जालिम है, नाकाम औरत जो है, जो मजलूम है, वो एक अच्छी औरत है, बहुत अच्छी औरत है। और जो मर्द जितना टॉक्सिक है वो उतना बड़ा हीरो और है। इतना बड़ा, इवन मैं एक बताया, एक पॉडकास्ट देख रहा हूँ, एक खातून गेस्ट हैं और वो बात कर रही है कि अगर मर्द अपनी औरत को गाली देता है तो वो औरत उसे बहुत अच्छी लगती है, वो उसे बहुत मोहब्बत करता है। तो मुझे लगता है कि ऐसी मोहब्बत फिर उस मर्द को अपने घर रखनी चाहिए। तो इट मीन्स कि वो तो फिर अपनी माँ से भी मोहब्बत करता है, अपनी बहनों से भी मोहब्बत करता है, तो फिर वो अपनी माँ को भी गाली देता होगा, अपनी बहनों को भी गाली देता होगा। तो आज देखें कि आपका सोशल मीडिया हो, आपका मेन स्ट्रीम हो, आपके ड्रामाज हो, आपकी फिल्म्स हो, वो टॉक्सिक हीरो को बहुत ज़्यादा पोर्ट्रेट करता है। और देखें, जो जितना अच्छा टॉक्सिक मर्द का किरदार अदा कर सकता है ना, अगले ड्रामे में भी वही हीरो होगा। ठीक है, तो आप देखें हमने किससे सीखा, हमारी माओ ने इन्हीं ड्रामों से सीखा, इन्हीं रसाइल को पढ़ के सीखा। मैंने तो लिखना ही इन्हीं रसाइल को पढ़ के, इन्हीं जो आपके डेली मैगजीन्स आते थे, इन्हीं को पढ़ के लिखना सीखा था। तो आज आपके हीरोज़, आज आपके जो आइडियल हैं वो टॉक्सिक हैं, तो आप इस माशरे को क्या उम्मीद रखते हैं? तो अब मुझे लगता है कि हालात पहले से ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं, और मुझे लग रहा है, अल्लाह ना करे कि मेरी ये बात और मेरी प्रेडिक्शन सच हो, हालात आहिस्ता आहिस्ता मज़ीद ख़राब होंगे, क्योंकि टीआरपी की जंग है और टीआरपी में यही चलता है जो अभी तक हो रहा है। और ये बताएं कि आपको क्या लगता है कि इसको हम बेहतर कैसे कर पाएंगे? बेहतर ऐसे कर सकते हैं कि आप सबसे पहले अपना मुहासबा करें। आप डायरेक्टर हैं, आप राइटर हैं, आप जर्नलिस्ट हैं, आप बाप हैं, आप भाई हैं, सबसे पहले आप अपना मुहासबा करें। क्या अगर मैं अपनी बात करूं, कल को मेरी बेटी होती है, क्या मैं अपनी बेटी की किसी अपने जैसे मर्द के साथ शादी कर सकता हूं? अगर तो जवाब है यस तो आप बहुत अच्छे हैं, अगर जवाब है नो तो फिर आप अपने आप को चेंज करो। अगर आप डायरेक्टर हो, आपको लगता है कि मैं अपनी फैमिली के साथ बैठकर अपना लिखा हुआ, अपना डायरेक्ट किया हुआ ड्रामा देख सकता हूं, फिर तो आप सही जा रहे हो। अगर आपको लगता है नहीं, फिर अपना मुहासबा कर लो। अगर आप जर्नलिस्ट हो, तो आपको ये लगता है कि मैं जो खबर दे रहा हूं, कल को यही खबर मेरी फैमिली जो है उस खबर की वजह से जद में ना आ जाए, तो फिर आपको लगता है कि आप सही है, तो फिर तो आप चलते रहो। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं, मेरी फैमिली इसमें जद में आ सकती है और ये खबरियत नहीं है, फिर मेरा ख्याल है आपको मुहासबा अपना कर लेना चाहिए। खुद को, अपने आप को कहाँ देखते हैं आने वाले सालों में? देखें, मैं सफ़र कर रहा हूँ और मुझे लगता है कि मंजिल क्या है, हम मंजिल की बात कर रहे हैं। देखिए, मंजिल मेरी कोई नहीं है, मैं उस दौड़ में हुई नहीं जिसमें सब दौड़ रहे हैं। देखें, आप किसी से भी सवाल करो कि क्यों भाग रहे हो, वो यही कहेगा क्योंकि फलां भाग रहा है, क्योंकि मैंने फलां को भागते देखा
तो इसलिए मैं भी भाग रहा हूँ। यूट्यूब चैनल क्यों शुरू किया? क्योंकि फ़लाँ की TRP, फ़लाँ की रेटिंग और फ़लाँ के सब्सक्राइबर इतने हैं, और मैंने देखा कि उसके डॉलर्स आए और उसने लैंड क्रूज़र ले ली, मैं इसलिए कर रहा हूँ। कंटेंट क्या बनाओगे? फ़लाँ फैमिली व्लॉगिंग करता था, तो मैंने सोचा कि मैं भी कर लूँ। मैंने अपनी एक बहन को राज़ी कर लिया है, दूसरी कहती है कि मैं पर्दे के साथ आ जाऊँ। मेरी वो दौड़ है ही नहीं है। आप मुझे एज ए जर्नलिस्ट लें, एज ए शायर लें, कुछ भी लें, मैं किसी शायर के साथ मुकाबले में नहीं हूँ, मैं किसी साफ़ी के साथ मुकाबले में नहीं हूँ, मैं किसी इन्फ्लुएंसर के साथ मुकाबले में नहीं हूँ। मुझे ये लगता है कि जो मैंने पहले कहा कि मुझे है हुक्म अज़ा ला इलाहा इल्लल्लाह, मुझे अपनी बात करनी है, मुझे इस माशरे के पिसे हुए तबके की बात करनी है। वो 2 लोग देखें, वो 2 लाख देखें, वो 20 लाख देखें, मुझे बात करते रहना है, मुझे मोहब्बत की, खैर की बात करनी है, मुझे कल अपने खुदा को मुंह दिखाना है। मेरे आका ने जब बात की थी ना कि ये जो माशरा है ना, देखें आप जुल्म का, नाइंसाफ़ी का कहीं भी निज़ाम नहीं चला सकते। तो जब मेरे आका ने हमेशा खैर की बात की, मोहब्बत की बात की, तो मुझे वही बात करनी है, मुझे सुन्नत की बात करनी है, कल को मैंने मुंह दिखाना है जाके। तो मुझे ये लगता कि यार मैं हामिद मीर बन जाऊंगा तो दुनिया को एक और हामिद मीर की ज़रूरत नहीं है, शाहज़ेब खानज़ादा की ज़रूरत नहीं है, रजब भट्ट की, डकी भाई की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी मौजूद है। मुझे अवैस अली ही रहना है और मुझे वही करना है जो मैं ऑलरेडी कर रहा हूँ। अवैस अली, मुझे ये बताएं कि आज का लास्ट मैसेज क्या है इस पॉडकास्ट के हवाले से? लास्ट मैसेज सिर्फ ये है कि अपने आप को बेहतर करने की कोशिश करें, जुस्तजू करें। लोगों को लगता है कि ये बहुत मुश्किल काम है, ऐसा नहीं। और अगर आपने कुर्ब पा लिया है, वो खुदा का है, वो तसव्वुफ का है, वो खैर का है, वो मोहब्बत का है, तो अगर आपको ये लगता है कि वो खैर का मैसेज, वो मोहब्बत का पैगाम, वो कुर्ब इलाही अगर आपको अपने तक रख कर कमाल मिल रहा है, तो ये गलत है। अगर आपने कुर्ब पा लिया है, खैर पा ली है, तो दूसरों में बांटें। आप अगर सूरज नहीं बन सकते तो कम से कम चिराग बने, कम से कम जुगनू बने, इतनी रोशनी कर जाएं कि थोड़ी सी किसी को टिमटमाती हुई कोई राह दिखाने के लिए वो काफ़ी हो। तो मेरे ख्याल में मैंने और आपने अपना काम कर लिया। थैंक यू सो मच अवैस, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, थैंक यू सो मच एवरीवन। मिलते हैं दोबारा किसी पॉडकास्ट में। अल्लाह हाफ़िज़।